हेलो गाइस, आप सबका हमारे चैनल वन विजन साइंस में स्वागत है। तो आज हमने कल की वीडियो में देखा था कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती है। तो आज हम देखेंगे कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे थे। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो हमने एक प्रकार पढ़ लिया था कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। अब आज हम दूसरा प्रकार उसका वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है तो हम उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। और इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे? जब एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है तो हम उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब वियोजन अभिक्रिया को हम उदाहरण से कैसे समझ सकते हैं? जैसे कोई हमारे पास अभिकर्मक एकल अभिकर्मक है, जैसे ए बी कोई अभिकर्मक है जो, और एरो की इस तरफ हम जानते हैं कि अभिकर्मक आता है, तो एकल अभिकर्मक सिर्फ एक ही है और वो टूटेगा और एक छोटे छोटे उत्पाद बनाएगा। जैसे ये टूट के ए प्लस बी बनाएगा, तो ये तो उत्पाद है और ये है अभिकर्मक। तो इधर अभिकर्मक है जो एक है, अभिकर्मक तो एक ही है, तो ये एक ही टूट के छोटे छोटे उत्पाद बनाएगा, ए भी बनाएगा और बी भी बनाएगा। तो हम इसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। इसका वियोजन हो गया है, ये टूट गया है, एक अभिकर्मक जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया है, तो उसे हम कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। तो अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो हम प्रयोगशालाओं में करके देखते हैं। तो उदाहरण के रूप में फेरस सल्फेट FeSO4, ये फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र है H2O। फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र है FeSO4H2O। इसे कहते हैं फेरस सल्फेट। जब हम इसे उष्मा देके गर्म करते हैं, हम इसे उष्मा देंगे, उष्मा देने पर ये फेरिक सल्फेट, ये फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है Fe2O3 तथा SO2 प्लस SO3 में टूट जाता है। तो ये हमारे पास जो अभिकर्मक है वो तो एक ही है, वो है फेरस सल्फेट। जब हम उष्मा देंगे इसे तो ये जल तो निकल जाएगा, और जो ये फेरस सल्फेट है वो फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं हम इसे, फेरिक ऑक्साइड और SO2 तथा SO3 गैस में परिवर्तित हो जाएगा। ये दोनों गैस हैं, इसलिए ब्रैकेट में हम जी लगा देते हैं। जी का मतलब होता है गैस, और ये फेरिक ऑक्साइड सॉलिड है, ठोस है, तो इसके ब्रैकेट में लगा देंगे हम S, है ना। तो ये एक उदाहरण हो गया जिसमें हमारे पास अभिकर्मक तो एक ही है, जो एरो की इस तरफ आता है उसे हम कहते हैं अभिकर्मक। तो ये अभिकर्मक एक है जो टूटकर
छोटे छोटे उत्पाद बना रहा है, मतलब एक से अधिक उत्पादों में टूट रहा है, छोटे छोटे उत्पाद बना रहा है, तो हम इसे कहेंगे कि ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो हम जो ये है हमारे पास जो अभिकर्मक है एक, उससे हम ऐसे ही नहीं टूटता, किसी भी चीज को हम तोड़ेंगे तो उसके लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, उष्मा देनी पड़ेगी, तो हम इसमें उष्मा देते हैं। तो जब ए बी को तोड़ेंगे तो उष्मा देंगे तो ये ए और बी में टूट जाएगा। ऐसे ही फेरस सल्फेट को तोड़ने के लिए हम उष्मा देंगे, ऊर्जा देंगे। वो ऊर्जा किसी भी रूप में हो सकती है, टेम्परेचर के रूप में हो सकती है, प्रकाश के रूप में हो सकती है, या फिर विद्युत के रूप में हो सकती है। इन सब से हमें उष्मा या ऊर्जा मिलती है। तो ये देने पर ये जो हमारा एकल अभिकर्मक है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये दो उदाहरण हमने देख लिए। तो इसके साथ ही जब इस उदाहरण को हम लैब में करते हैं, प्रयोगशाला में करते हैं, तो क्या करते हैं कि इस ये फेरस सल्फेट लेते हैं एक परख नली में, एक परख नली में हम फेरस सल्फेट लेते हैं, फेरस सल्फेट लेते हैं जो हरे रंग का होता है, जो हरे रंग का होता है, और इसे बर्नर पे गर्म करते हैं। ये हमारा बर्नर है जिससे आग निकल रही है, तो ये बर्नर है। तो इस बर्नर पर जब इस फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो ये फेरस सल्फेट गर्म करने पर हरे रंग से परिवर्तित हो जाता है, मतलब इसके रंग में परिवर्तन आता है। तो जब हमने देख लिया था कि जब रंग में परिवर्तन हो रहा हो किसी चीज के, तो हमें पता चलता है कि उसमें कुछ रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं, और रासायनिक परिवर्तनों को हम देख सकते हैं कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो एक और उदाहरण लेते हैं हम ऐसा ही, जिसमें ये एक उदाहरण हो गया। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं जिसमें हम जल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। इसको तोड़ेंगे, क्या देंगे, इसको विद्युत के रूप में ऊर्जा देंगे, विद्युत अपघटन करवाते हैं इनका, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन करवाते हैं हम जल का। तो ये OH माइनस और H प्लस आयंस में टूट जाता है, OH माइनस तथा H प्लस आयंस में टूट जाता है। तो यहाँ भी अभिकर्मक तो एक है, अभिकर्मक तो एक है, और ये छोटे छोटे उत्पाद बना रहा है। तो एक चीज की जल का विद्युत अपघटन होने से ये आयंस में टूट जाता है। तो हमें कैसे पता चलता है कि जल का विद्युत अपघटन हो गया? तो कभी आपने देखा है कि सोचा है कि जल में, पानी में करंट क्यों आता है? कब आता है करंट? जब पानी में हम कोई बिजली का तार डाल देते हैं जिसमें करंट आ रहा हो, तो उस पानी में भी करंट आने लगता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो बिजली का तार डालने से हम उसमें एक उष्मा दे रहे हैं, एक सोर्स डाल रहे हैं, जिसकी वजह से जो जल है उसका विद्युत अपघटन, वियोजन हो जाता है, उसमें वियोजन अभिक्रिया हो जाती है। जल में वियोजन अभिक्रिया होने की वजह से जो जल है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, मतलब वो OH माइनस और H प्लस आयंस में बदल जाता है, और उस बदलने की वजह से उनमें करंट फ्लो होता है। इस बदलाव की वजह से उसमें करंट फ्लो होता है। उसमें करंट फ्लो होता है। तो इस करंट की वजह से हमें महसूस होता है कि हाँ, बिजली में करंट, पानी में करंट आ रहा है बिजली का तार डालने से। तो ये एक अभिक्रिया हो गई। और एक और अभिक्रिया हम लेते हैं जिसमें हम सिल्वर क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है AgCl2। तो ये सिल्वर क्लोराइड AgCl2 आ गया, तो AgCl लेते हैं हम, और ये 2 आगे आएगा, है ना। तो AgCl सिल्वर क्लोराइड है जो टूट के Ag प्लस Cl2 में परिवर्तित हो जाता है, और ये संतुलित अभिक्रिया हो गई है अब। तो इसका विद्युत अपघटन, इसकी वियोजन अभिक्रिया करवाने के लिए हम इसमें ऊर्जा के रूप में सूर्य का प्रकाश डालते हैं, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश में रखने से इस सिल्वर क्लोराइड में होता क्या है? ये है
सिल्वर क्लोराइड, ये सिल्वर में टूट जाता है। अब कोई भी हम सिल्वर क्लोराइड लेंगे और उसे सूर्य के प्रकाश में रख देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या वो सिल्वर में टूट गया है या उसमें वियोजन अभिक्रिया हो गई है। तो उसको पता लगाने के लिए हमारे पास इसके रंग में परिवर्तन को देखते हैं हम कि सिल्वर क्लोराइड होता है जो सामान्यतः श्वेत रंग का होता है। जब हम इसे सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तो कुछ समय के बाद ये धूसर रंग का हो जाता है, मतलब ये सिल्वर क्लोराइड है उसमें वियोजन अभिक्रिया हो गई। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया होने की वजह से ये सिल्वर में टूट गया और क्लोरीन गैस निकल गई। ये क्लोरीन गैस के रूप में निकलती है। तो सिल्वर जो होता है ना वो धूसर रंग का होता है, इस वजह से रंग में परिवर्तन हो जाता है इसके। तो हमें पता चलता है कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या वियोजन अभिक्रिया हुई है। तो ये तो हो गई कि वियोजन अभिक्रिया हम किसे कहते हैं, जिसमें कोई भी एकल अभिकर्मक टूट के छोटे छोटे उत्पाद बनाता है उसे हम कहेंगे कि वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब हमने देखा कि इस वियोजन अभिक्रिया में हमने हर किसी में वियोजन अभिक्रिया करवाने के लिए हमने ऊष्मा दी है। ऊष्मा के रूप में चाहे वो सूर्य का प्रकाश हो, वैद्युत अपघटन हो या फिर ऊष्मा हीट हो, तापमान के रूप में दी गई हो, तो हमें ऊष्मा देनी पड़ रही है। तो जिन अभिक्रियाओं में हमें ऊष्मा देनी पड़ती है उन्हें हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। तो जिन अभिक्रियाओं में हमें ऊष्मा देनी पड़ती है, जिन अभिक्रियाओं में हमें ऊष्मा देनी पड़ती है, हमें ऊष्मा देनी पड़ती है, उन्हें हम ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो क्योंकि इन सब में हमें ऊष्मा देनी पड़ती है तो इस वजह से हम इन्हीं अभिक्रियाओं को ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो इसी में हम लिख सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो इसमें लिख सकते हैं वियोजन अभिक्रिया एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो अगर आपको एग्जाम में वियोजन अभिक्रिया के बारे में पूछे तो हमें लिखना है, पहले परिभाषा लिखेंगे, फिर हम सारे एग्जाम्पल्स लिखेंगे और फिर नीचे लिखेंगे वियोजन अभिक्रिया एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो ये हो गई कि वियोजन अभिक्रिया के बारे में हमने पढ़ लिया कि क्या होती है वियोजन अभिक्रिया, कैसे इसके उदाहरण है, कैसे उन सब का वियोजन होता है कि एकल अभिकर्मक टूट के छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। अब हम देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। जो तीसरा प्रकार है वो है विस्थापन अभिक्रिया। जब इसकी परिभाषा ऐसे है, जब एक तत्व किसी दूसरे तत्व को विलयन से विस्थापित कर देता है तो हम उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
हम उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि एक हमने दो बीकर लिए, दो बीकर लेते हैं हम। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, यहाँ लिखती हूँ मैं कि दो बीकर लिए हमने, दो बीकर लिए। इन दोनों बीकर्स में कॉपर सल्फेट का विलयन डाल दिया हमने, प्रयोगशाला से लेकर कॉपर सल्फेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4, कॉपर सल्फेट का विलयन डाल दिया। इस कॉपर सल्फेट के दो बीकर लिए जिसमें दोनों में कॉपर सल्फेट का विलयन है। अब इसमें से एक के विलयन में हमने कील, लोहे की कील डाल दी, जिसे धागे से बांध के ऊपर से लटका के इसमें रख दिया, जो ये है लोहे की कील। तो ये है लोहे की कील, लोहे की कील, और एक लोहे की कील हमने बाहर रख रखी है ऐसे। तो अब कुछ समय बाद हम देखेंगे, कुछ घंटों बाद, तो ये जो कलर है कॉपर सल्फेट का, वो कलर ना परिवर्तित हो जाता है इसकी वजह से, क्योंकि इसमें जो ये लोहे की कील किसकी बनी होती है, ये आयरन की बनी होती है, आयरन की बनी होती है, और ये कॉपर सल्फेट। तो ये आयरन ना कॉपर की जगह आ जाता है और कॉपर आयरन की जगह चला जाता है। जो पहले से जो इस कॉपर सल्फेट के विलयन का जो रंग था, जैसे यहाँ जो रंग था कॉपर सल्फेट के विलयन का, वो नीला था, और ये डालने के कुछ समय बाद जब हमने देखा तो ये सफेद, धूसर कलर, सफेद कलर का हो गया, ये विलयन सफेद कलर का हो गया और ये नीला था, और ये कील का रंग भी परिवर्तित हो गया, कि पहले कील अलग कलर की थी और फिर अलग कलर की हो गई। तो वो इसलिए हो गई क्योंकि जो आयरन है ना, वो कॉपर से विस्थापित हो गया, आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया इस विलयन से। तो अब हम इस अभिक्रिया को कैसे लिख सकते हैं, ये देखते हैं। उदाहरण है Fe ये है आयरन, जो हमें लोहे की कील ली थी वो, और प्लस कॉपर सल्फेट का विलयन है, जिसका रासायनिक सूत्र CuSO4 होता है, कॉपर सल्फेट। तो इसमें क्या होगा कि ये आयरन ना कॉपर की जगह आ जाएगा, आयरन इस विलयन कॉपर सल्फेट के विलयन में से ये आयरन कॉपर को विस्थापित कर देगा, ये आयरन कॉपर को विस्थापित कर देगा और ये आ जाएगा कॉपर की जगह आ जाएगा। तो FeSO4 प्लस कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो ये इसको ऐसे लिखती हूँ मैं कि जैसे ये एक कलर का था, ये फेरस है, आयरन है, और ये कॉपर सल्फेट है, तो ये आयरन है ना, वो कॉपर सल्फेट में कॉपर की जगह आ गया, तो ये तत्व ने इस विलयन के कॉपर को इस विस्थापित कर दिया है, तो इस वजह से हम इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ हो रही है विस्थापन अभिक्रिया, तो यहाँ विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है जिसमें आयरन ने कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दिया है। और एक और हम लेते हैं उदाहरण जिसमें जिंक लेते हैं, आयरन की जगह जिंक लेंगे, Zn इसका रासायनिक सूत्र होता है, और कॉपर सल्फेट लेंगे CuSO4, कॉपर सल्फेट। तो इसमें से भी जिंक है ना, वो कॉपर को विस्थापित कर देता है विलयन से, और इसकी जगह आ जाता है जिंक सल्फेट SO4 प्लस, क्या निकलेगा बाहर, कॉपर बाहर निकलेगी, इसे कहते हैं आयरन सल्फेट, सल्फेट या फेरस सल्फेट भी कहते हैं, और ये जिंक सल्फेट। अब ये तो हो गया कि विस्थापन हो गया इनका,
लेकिन हम ये देखेंगे कि ये विस्थापित कर क्यों रहे हैं, क्योंकि ये फेरस और जिंक होते हैं ना, जो फेरस Fe और Zn होते हैं वो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होते हैं, कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होते हैं। क्रियाशील होते हैं मतलब कि ये ज्यादा क्रिया कर सकते हैं, अभिक्रिया करने की जो क्षमता है इनकी आयरन की और जिंक की वो कॉपर से ज्यादा होती है। इस वजह से जो आयरन है अभिक्रिया करके इधर कॉपर की जगह आ जाता है और कॉपर को बाहर निकाल देता है, क्योंकि जो ज्यादा शक्तिशाली होता है वो एक दूसरे इंसान को विस्थापित कर सकता है, बाहर निकाल सकता है, तो ये ज्यादा क्रियाशील होता है। इस वजह से ये कॉपर के स्थान पे आ जाता है यहाँ और कॉपर को बाहर निकाल देता है। तो ये दोनों है विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण। तो हम कह सकते हैं कि ये विस्थापन अभिक्रिया इनमें हो रही है जब किसी विलयन में एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है, तो हम उसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया हो गई है इधर। ऐसे ही द्विविस्थापन अभिक्रिया है जिसमें जो हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। विस्थापन अभिक्रिया तो हमने देख ली कि कैसे एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है, और इसका एक और उदाहरण मैं समझा देती हूँ विस्थापन अभिक्रिया का ही, जिसमें लेड लेते हैं हम। एक और उदाहरण बता देती हूँ जिसमें लेड Pb, लेड कहते हैं इसे, और क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 ये होता है। उसमें इसके विलयन में ये लेड ना कॉपर को विस्थापित कर देता है और बना लेता है लेड क्लोराइड PbCl2 प्लस कॉपर बाहर निकलेगा। तो ये भी विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ जो लेड है वो क्यूप्रिक क्लोराइड के विलयन में इसके विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और कॉपर को बाहर निकाल देता है। तो ये है विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। तो हम कह सकते हैं कि इसमें विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। सो थैंक यू गाइज फॉर